physics creators and welcome to my YouTube channel that is Creative Physics by Mansi Bharद्वाज। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या किया था, क्यूरी लॉ इन मैग्नेटिज्म किया था एंड जो हिस्टैरिसीस कर्व था, हिस्टैरिसीस हमारा कर्व क्या था, दैट इज द जो ग्राफ था बिटवीन इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन या फिर मैग्नेटिक इंडक्शन बी एंड एच के बीच में, जो कि हमारा क्या था, मैग्नेटाइजिंग फोर्स था। इन दोनों के बीच में जो ग्राफ बना था वो हमारा हिस्टैरिसीस कर्व आया था, जो कर्व बना था। ठीक है, अब देखो हमारा जो हिस्टैरिसीस जो वर्ड आता है, हिस्टैरिसीस वर्ड का क्या मतलब है, यहाँ से देखो हमने क्या देखा था जब हमने ये ग्राफ बनाया, क्या देखा कि शुरू में जब हमने करंट को जीरो लिया था, जब हमने एक सोलेनोइड बनाया था, उस सोलेनोइड के अंदर जब हमने करंट को जीरो लिया था तो उस टाइम पे यहाँ पे ग्राफ था। ठीक है, फिर हमने क्या किया, थोड़ा थोड़ा करंट को इंक्रीज करना शुरू किया। जब हमने करंट को इंक्रीज करना शुरू किया तो हमारा जो ग्राफ है यहाँ पे पॉइंट ए पर आ गया था। ये हमारा पॉइंट ए था, ये हम सब प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं। ठीक है, ये हमारा जो पॉइंट ए था ये क्या था, हमारा सैचुरेशन पॉइंट, यानी इसके बाद यहाँ पे हमारी जो कांस्टेंट वैल्यू आ गई थी एच की भी और आई की भी। ठीक है, ये पॉइंट आने के बाद हमने क्या किया, इसके बाद तो कोई अगर हम करंट को इंक्रीज भी करें तो भी हमारे बी की वैल्यू ज्यादा बढ़ नहीं सकती, ना ही हमारी एच की वैल्यू बढ़ सकती, क्योंकि उसके बाद ये सैचुरेशन पॉइंट था कि इसके बाद हमारा कांस्टेंट आ रहा था। क्लियर, अब देखो यहाँ से हमने क्या किया कि बढ़ाने से तो बात हो नहीं रही थी, फिर हमने क्या किया, इसको घटाना शुरू कर दिया। जब हमने इसको डिक्रीज करना शुरू किया तो हमारी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन की वैल्यू जीरो नहीं हुई, लेकिन मैग्नेटाइजिंग फोर्स की वैल्यू जीरो हो गई थी। अब इसका भी रीजन हमने बताया था, क्योंकि एक टाइम पे हमारे यहाँ पे एक रिटेंटिविटी आ जाती है। रिटेंटिविटी क्या होती है कि उस जब उसका करंट जो है क्रॉस करता है, मान लिया सोलेनोइड के अंदर से, तो वो करंट जो है अपना इफेक्ट छोड़ देता है। ठीक है, तो अपना इफेक्ट छोड़ देगा करंट, यानी उसके अंदर मैग्नेटिज्म कुछ रह जाता है ना। तो ये प्रॉपर्टी होती है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की, जो अपना मैग्नेटिज्म रिटेन करती है। जब हम उसके अंदर से मैग्नेटिज्म यानी करंट को जब डिक्रीज भी कर दे तो भी उसके अंदर मैग्नेटिज्म रह जाता है। ठीक है, तो ओ बी पॉइंट हमें रिटेंटिविटी दे रहा था, फिर हमने क्या किया, और डिक्रीज करना शुरू किया। फिर हमारा ओसी पॉइंट आ गया था, ये हमें कोरेसिविटी दे रहा था। कोरेसिविटी मतलब इसको हम एक सब्सटेंस को डीमैग्नेटाइज करने के लिए कितना ज्यादा हम माइनस एच दें, मैग्नेटाइजिंग फोर्स कितना माइनस लगाए, यानी हम कितना फोर्स लगाए उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में कि हमारा जो सब्सटेंस है वो डीमैग्नेटाइज हो जाए। ठीक है, तो ओसी हमारे जो पॉइंट आया था ये हमारी कोरेसिविटी आई थी। उसके बाद हमने और डिक्रीज करना शुरू किया, तो उसके बाद जो ये साइकिल है ये क्या होने लगा, रिपीट होने लगा। ठीक है, अब हम क्या बता रहे थे, देखो यहाँ से हमारा ये आ गया था, अब ये रिटेंटिविटी पॉइंट आ गया था। ठीक है, इसमें हमें क्या करना था, ये जो हमारा पॉइंट था ये हमें रिटेंटिव वैल्यू दे दी थी इसमें। ठीक है, अब देखो इसमें क्या था, ये हमारा हिस्टैरिसीस कर्व क्या था, लैगिंग बिहाइंड। अब देखो यहाँ पे हमारा क्या था कि यहाँ पे हमारी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन जीरो नहीं हुआ था, एच जीरो हो गया था। यहाँ पे अब फिर से ये बात आई थी कि यहाँ पे जो बी है, मतलब हिस्टैरिसीस का मतलब बता रहे हैं क्या होता है, यहाँ पे जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है वो जीरो नहीं हुआ। उसके बाद हमने और डिक्रीज करना शुरू किया, यानी जो बी है एच जीरो हो गया था, लेकिन ये इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन जो बी या फिर बी है ये जो है जीरो नहीं हुआ था। मतलब ये क्या, हम ऐसे कह सकते हैं कि ये जो बी है ये एच से लैगिंग बिहाइंड है, यानी जब हमने करंट को डिक्रीज भी करना शुरू किया तो ये तो मतलब जो मैग्नेटाइजिंग फोर्स था ये तो बिल्कुल जीरो आ गया था, लेकिन जो बी है वो जीरो नहीं आया था। मतलब हमारी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन जब लैगिंग बिहाइंड होती है एच से, दैट इज अ मैग्नेटाइजिंग फोर्स से, ठीक है, तो वो हमारा हिस्टैरिसीस होता है। ठीक है, तो ये हमारा हिस्टैरिसीस होता है लैगिंग बिहाइंड ऑफ ए बी टू ए एच। ठीक है, मैग्नेटिक जो ये हमारा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है ये लैगिंग पीछे रह जाता है एच से, तो ये हमारा हिस्टैरिसीस होता है। क्लियर, तो ये हमने सब किया था प्रीवियस लेक्चर में। अब देखो हम क्या करते हैं आज के लेक्चर में, एनर्जी डिसिपेशन ड्यू टू हिस्टैरिसीस। मतलब आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे, जब हमारी हिस्टैरिसीस होता है, जब ये साइकिल होता है मैग्नेटाइजेशन का, तो इसमें कितनी ज्यादा एनर्जी लॉस होती है। ठीक है, तो देखो व्हेन अ मैग्नेटिक मटेरियल इज टेकन थ्रू ए साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन, जब हम मैग्नेटिक मटेरियल को एक साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन में रखते हैं तो सम एनर्जी इज स्पेंट इन प्रोसेस। तो इस देखो हम ऐसे कह सकते हैं कि ये जो हमारा प्रोसेस होगा, या जैसे हम अगर देखें कि हमारे बल्ब में ही देख लो, जब तक बहुत देर तक लाइट जलती रहती है तो उसमें कुछ ना कुछ तो हीट प्रोड्यूस होती है ना। सेम इसी तरीके से जब तक ये प्रोसेस होता रहेगा, जितनी देर तक प्रोसेस रहेगा डेफिनेटली ये हीट प्रोड्यूस करेगा, है ना। हर एक चीज में ऐसा होता है कि कोई चीज अगर अपने आप को साइकिल में रिपीट करती रहे तो डेफिनेटली वो हीट जरूर प्रोड्यूस करती है। तो सेम प्रोसेस
यही होगा कि सम एनर्जी स्पेंट इन प्रोसेस, कुछ ना कुछ एनर्जी तो स्पेंट जरूर होगी इसमें, क्योंकि ये क्या कर रहा है, अपने आप को एक साइकिल में रिपीट कर रहा है ना। The energy cannot recover and is dissipated in form of heat. इस एनर्जी को हम रिकवर नहीं कर सकते, क्योंकि डेफिनेटली अगर ये साइकिल को अपने आप को प्रोसेस को जो है वो करता रहेगा, अगर ठीक है रिपीट करता रहेगा, तो हम इसकी एनर्जी को वो तो रिकवर तो कर नहीं सकते ना, तो वो किस फॉर्म में जाएगी, हीट की फॉर्म में। यानी ये इस हम ऐसे बोल सकते हैं कि हमारा जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होगा उसको हीट कर देगी, ठीक है, इन फॉर्म ऑफ हीट इन ए स्पेसिमेन। इन फैक्ट व्हेन स्पेसिमेन इज टेकन थ्रू ए साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन, जब एक स्पेसिमेन को जब हम साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन में रखते हैं, द मॉलिक्यूलर मैग्नेट इन स्पेसिमेन आर ओरिएंटेड एंड रीओरिएंटेड, ओरिएंटेड भी होती है और रीओरिएंटेड भी, मतलब अपने आप को पहले यहाँ पे लेके आते पॉइंट पे, फिर से ओरिएंटेड हो जाते हैं, फिर से रीओरिएंटेड, मतलब कम एनर्जी हो जाती है, फिर से ज्यादा हो जाती है, कम हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, ठीक है, मतलब इसका मतलब ये द molecular motion within the specimen result in production of heat, जो ये molecular motion होती रहती है, मतलब जो मॉलिक्यूल आपस में मोशन करेंगे, यहाँ से स्पेसिमेन जो है इसके मॉलिक्यूल आपस में साइकिल में, तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं, ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ हीट इट इज इक्वल टू एरिया ऑफ बीएच लूप, और जो ये एनर्जी डिसिपेट होगी ना, ये किसके इक्वल होगी, जो एरिया बना है हमारा बीएच लूप के अंदर, यानी इसी एरिया के अंदर ही तो एनर्जी वो प्रोड्यूस होगी ना, है ना, तो ये जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो इज इक्वल टू बीएच लूप के इक्वल होती है, क्लियर। तो ये हमारा था। अब देखो इसमें एक और आता है कि जो हमारा हिस्टैरिसीस लूप होता है ना सॉफ्ट आयरन के लिए, जैसे हमारा हिस्टैरिसीस लूप है, ठीक है, अगर हम देखो हमारी बुक्स में ऐसे गिवन होता है कि सॉफ्ट आयरन और स्टील के बीच में डिफरेंस गिवन होता है इन सारी चीजों में, जो हिस्टैरिसीस कर्व होता है ना, मतलब हमारे सॉफ्ट आयरन जो कोर होती है और जो स्टील होता है, देखो ऐसे गिवन होता है कि सॉफ्ट आयरन की नैरो और लार्ज बनती है, जो हमारे लूप बनता है ना, ये सॉफ्ट आयरन का नैरो बनता है और लार्ज बनता है, जबकि हिस्टैरिसीस लूप जो होता है स्टील का वाइड बनता है एंड शॉर्ट बनता है। मतलब हम ऐसे कह सकते हैं जो हमारा वाइड एरिया बनेगा ना बीएच लूप का, मतलब हम तब कह सकते हैं कि हमारा ये स्टील मेटल का है, ठीक है, मतलब स्टील फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस स्टील होगा वो, ठीक है, और जब हमारे पास नैरो और लार्ज बनता है तब हम कह सकते हैं कि हमारे पास सॉफ्ट आयरन का है, ठीक है। देखो स्टील के लिए हमारा ग्राफ है ना कुछ इसी तरीके का बन जाएगा, जैसे बनाएंगे ना हम इसमें, मतलब इस तरीके से, इससे नैरो बनेगा, है ना, नैरो बनेगा और लार्ज बनेगा, इससे लंबा बनेगा इस तरीके से, है, और जो हमारा स्टील होगा वो हमारा क्या बनाएगा, वाइड एंड शॉर्ट बनाएगा, ठीक है। इसमें देखो अब देखो इसका रीजन क्या होता है कि हमारा जो सॉफ्ट आयरन कोर है उसका जो है जो बीएच लूप है वो क्या बनता है, लार्ज बनता है सॉफ्ट आयरन का। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे हमारे कुछ पॉइंट आएंगे, देखो हम इसके बेस पे कुछ पॉइंट लिखेंगे कि क्यों हमारा जो सॉफ्ट आयरन और जो नैरो सॉफ्ट आयरन का जो बीएच लूप है वो नैरो और लार्ज बनता है, और क्यों हमारा जो हिस्टैरिसीस लूप जो है स्टील का है वो वाइड एंड शॉर्ट बनता है, ठीक है। तो देखो इसके बेस पे पॉइंट लिखेंगे, ठीक है। तो ये हमारी एनर्जी डिसिपेटेड थी इन हिस्टैरिसीस, यानी कितनी एनर्जी डिसिपेट होती है, दैट इज द एरिया इज इक्वल टू दिस एनर्जी डिसिपेटेड इन द हिस्टैरिसीस इज इक्वल टू एरिया ऑफ बीएच लूप, ठीक है। बीएच लूप मतलब कितना एरिया बनाया है उस बीएच लूप ने उतनी ही एनर्जी डिसिपेट हो जाएगी, ठीक है। अब देखो इसके बेस पे हम पॉइंट लिखते हैं, अब देखो जो ये था ना कि हमारा जो है सॉफ्ट आयरन और जो स्टील है वो हमें क्यों जो है नैरो और लार्ज देता है, और जो स्टील है वो हमें वाइड एंड शॉर्ट देता है, उसके बेस पे पॉइंट देखेंगे, ठीक है। देखो ये हमारी कुछ जो हिस्टैरिसीस मतलब जो लूप आया, मतलब जो हमने देखा था ना कि सॉफ्ट आयरन कोर के लिए नैरो आता है और स्टील के लिए क्या आता है, वाइड एंड शॉर्ट आता है, तो वो सब उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। अब देखो द रिटेंटिविटी ऑफ सॉफ्ट आयरन इज ग्रेटर देन द रिटेंटिविटी ऑफ स्टील। रिटेंटिविटी हमने क्या बताया था कि कितना मैग्नेटिज्म वो अपना इफेक्ट छोड़ती है ना, तो वो कितना मैग्नेटिज्म को इफेक्ट डालेगी, मैग्नेटिज्म अपना इफेक्ट करेगी, वो हमारी रिटेंटिविटी होती है। तो सॉफ्ट आयरन की रिटेंटिविटी बहुत ज्यादा होती है ना, इसलिए उसका जो होगा बहुत ज्यादा लार्ज एरिया बनेगा, यानी हम ऐसे कह सकते हैं कि लार्ज बनेगा एंड क्या बनेगा, नैरो बनेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा क्या होगा उसमें रिटेंटिविटी बहुत ज्यादा होगी, तो हमारा जो पॉइंट ओ बी था वो और भी ज्यादा हो जाएगा, है ना, रिटेंटिविटी ज्यादा होगी तो, ठीक है। और रिटेंटिविटी स्टील की क्या होती है, लेस होती है, इसलिए स्टील की लेस होने के कारण वाइड बनेगा, चौड़ा बनेगा, और क्या होगा, शॉर्ट बनेगा, छोटा होगा, ठीक है।
तो इसीलिए ये होता है कि सॉफ्ट आयरन कोर की जो रिटेंटिविटी सॉरी जो हमारा एरिया होता है ना वो नैरो बनता है और लार्ज बनता है, लेकिन स्टील का जो एरिया होता है वो क्या बनता है, वाइड एंड शॉर्ट बनता है, ठीक है, क्योंकि रिटेंटिविटी कम होने के कारण, ठीक है। सेकंड हमारा क्या आता है, सॉफ्ट आयरन इज मोर स्ट्रांगली मैग्नेटाइजिंग देन स्टील। हमें पता है सॉफ्ट आयरन है, हमें पता है कि जब आयरन के अंदर से जब हम करंट को पास करवाते हैं तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा मैग्नेटिक इफेक्ट छोड़ेगा वो, है ना। तो इसीलिए हमारा जो आयरन सॉफ्ट आयरन है वो क्या होगा, स्ट्रांगली मैग्नेटाइज हो जाएगा, बहुत जल्दी मैग्नेटाइज हो जाता है स्टील से, ठीक है। थर्ड हमारा क्या होता है कि कोरेसिविटी ऑफ सॉफ्ट आयरन इज लेस देन द कोरेसिविटी ऑफ स्टील। कोरेसिविटी ऑफ स्टील क्या था कि हम कितना उसको माइनस मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में कितना फोर्स लगा रहे थे कि हमारा जो सब्सटेंस है वो मैग्नेटाइज हो जाए, तो इसीलिए जो सॉफ्ट आयरन की जो ये हमारी कोरेसिविटी होती है बहुत कम होती है एज कंपेयर टू स्टील, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इट मींस सॉफ्ट आयरन लूजेस इट्स मैग्नेटिज्म मोर रैपिडली देन स्टील, इसलिए हमारा जो सॉफ्ट आयरन है बहुत ज्यादा जल्दी जो है अपने मैग्नेटिज्म को क्या करता है, लॉस कर दे सकता है ना स्टील की कंपैरिजन में, मोर रैपिडली देन स्टील डज, ठीक है। थर्ड हमारा फोर्थ हमारा क्या आता है, हिस्टेरेसिस लॉस इन केस ऑफ सॉफ्ट आयरन इज स्मॉलर देन द हिस्टेरेसिस लॉस इन केस ऑफ स्टील, यानी जो हिस्टेरेसिस लॉस होता है ना सॉफ्ट आयरन के केस में वो कम होता है, यानी हम ऐसे बोल सकते हैं कि हमारा इसमें ना तो ज्यादा एरिया बनता, बस लॉन्ग बनता है ना, ज्यादा एरिया बनेगा तो ज्यादा एनर्जी हिस्टेरेसिस मतलब ज्यादा लॉस होगा एनर्जी का, तो इसमें अब एरिया सॉफ्ट आयरन में हमें पता है मतलब इतना, देखो ये क्या है यहाँ पे ये वाला था ना कि हमारे पास जो नैरो बनता है, नैरो है तो डेफिनेटली इतनी ज्यादा एनर्जी का लॉस नहीं होगा सॉफ्ट आयरन के केस में, है ना, लेकिन स्टील क्या बना रहा था, वाइड बना रहा था एंड शॉर्ट बना रहा था, वाइड है तो डेफिनेटली जितना ज्यादा वाइड होगा उतनी ज्यादा हमारा हिस्टेरेसिस लॉस होगा, ठीक है। तो हमारे जो सॉफ्ट आयरन के केस में हमारे पास इतना ज्यादा हिस्टेरेसिस लॉस भी नहीं होता, लेकिन स्टील के केस में हो जाता है, हिस्टेरेसिस लॉस बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो सॉफ्ट आयरन कोर जो है, इसलिए हम जो हमारे देखो इसमें जो हमारे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है ना उनका यूजेस भी करेंगे हम, कि हम सॉफ्ट आयरन का यूज क्यों करते हैं, क्योंकि ताकि हमारा जो है हिस्टेरेसिस लॉस कम हो, है ना, हिस्टेरेसिस लॉस ज्यादा ना हो, ठीक है, इसलिए हम सॉफ्ट आयरन का यूज करते हैं। अब देखो ये हमारे हो गए हिस्टेरेसिस लॉस, मतलब क्यों जो हमारे सॉफ्ट आयरन है उसका नैरो एरिया बनता है और शॉर्ट लार्ज बनता है, सॉरी नैरो एंड लार्ज बनता है, और जो स्टील का हिस्टेरेसिस लूप होता है वो क्या बनता है, वाइड बनता है एंड शॉर्ट बनता है, ठीक है। अब हम देखो यूजेस देखेंगे ऑफ ए फेरोमैग्नेटिज्म सॉरी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के, देखो ये हो गया ना, देखो यूजेस ऑफ फेरोमैग्नेट, देखो पहला यूज तो हमारा किया जाता है फॉर मेकिंग परमानेंट मैग्नेट, पहले हम परमानेंट मैग्नेट देखेंगे, परमानेंट मैग्नेट, देखो हमने देखा था कि जो हमारी परमानेंट जो हमारी मैग्नेट्स होती है ना उसको बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, सॉफ्ट आयरन कोर का। सॉफ्ट आयरन कोर का क्यों होता है, क्योंकि हाई रिटेंटिविटी होगी, हाई कोरेसिविटी उसमें लो होती है ना, जो हमारा सॉफ्ट आयरन है बहुत जल्दी जो है डीमैग्नेटाइज हो जाता है, उसकी कोरेसिविटी कम होती है ना, परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए जैसे हम यूज करेंगे, और हाई जो हमारा होगी है ना मेकिंग ए परमानेंट मैग्नेट, तो परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए भी हम फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का यूज करते हैं। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का जब यूज करेंगे तो उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, हाई जो है हाई रिटेंटिविटी, हाई कोरेसिविटी सॉरी लो कोरेसिविटी चाहिए ना, क्योंकि ताकि अपना जो सब्सटेंस है जल्दी डीमैग्नेटाइज हो जाए, है ना, और हाई परमिएबिलिटी, ठीक है। सेकंड हमारा क्या यूज होगा फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में भी हम इसका यूज करते हैं, जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होती है ना जिनको हम मतलब जो हैवी हैवी चीजें उठाने के लिए जो हम इलेक्ट्रोमैग्नेट बड़ी बड़ी मैग्नेट्स का यूज करते हैं, तो वो जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है उसमें भी हम फेरोमैग्नेटिक का यूज कर सकते हैं, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का, ठीक है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस लिखेंगे, ठीक है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का हम किसमें यूज करते हैं, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने में, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने में, ताकि हमारा जो सब्सटेंस है हाई रिटेंटिविटी होगी, हाई कोरेसिविटी होगी, है ना। और थर्ड हमारा क्या होगा, ट्रांसफार्मर कोर, जो हमारे ट्रांसफार्मर में कोर्स लगी होती है ना इस तरीके से, वो हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है। तो आज के लिए ट्रांसफार्मर
सिर्फ इतना ही करेंगे, बस इनकी सिर्फ सिंपल यूजेस देखेंगे। ट्रांसफॉर्मर कोर्स, ठीक है। ये हमारे जो 3 यूजेस किए जाते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के। पहला तो परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए, दूसरा हमारा फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के लिए, और थर्ड हमारा होता है ट्रांसफॉर्मर कोर्स के लिए। ट्रांसफॉर्मर कोर्स के लिए भी हमें यही ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारी रिटेंटिविटी बहुत ज्यादा हो, ताकि मैग्नेटिज्म बहुत ज्यादा दे, कोरेसिविटी कम हो, और हमारी जो परमिएबिलिटी है वो भी हाई हो, ठीक है। तो ये हमारे थे डिसिपिटेशन ऑफ ए हिस्टेरेसिस लॉस, है ना, मतलब कितनी हमारे हिस्टेरेसिस लूप में कितनी ज्यादा एनर्जी का लॉस होता है। तो ये सब हमने किया आज के लेक्चर में। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे, यहाँ पे हमारा जो चैप्टर नंबर 3 है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब नेक्स्ट चैप्टर हम करेंगे, दैट इज द 4th चैप्टर, जिसमें हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट। ये हमारा 4th चैप्टर रहेगा, और यहाँ पे हमारा जो है 3rd चैप्टर वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। ओके, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।